नमस्कार। राम राम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? लगातार शब्दवाणी क्लासेस से उम्मीद करता हूं आप सब जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी जो एनसीईआरटी की क्लासें हैं, जो अपनी करंट अफेयर्स की क्लास है, वो लगातार देख रहे हैं। तो आज अपन जो अध्ययन करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपने 16 जुलाई के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने हैं उनके बारे में। अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम हैं, वो चल रहे हैं। आप सब भी उन एग्जाम में जो भी पेपर आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सबको देख रहे होंगे, मिला रहे होंगे कि किस स्तर के, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हालांकि अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो एक दो मंथ पहले के, 2-3 मंथ पहले के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। उस समय अपन ने क्लास बनानी शुरू नहीं की थी, लेकिन जब देखता हूं ना उन प्रश्नों को, तो तब लगता है कि वो प्रश्न ठीक उसी प्रकार के थे जिस प्रकार के प्रश्न पर अपन हमेशा चर्चा करते हैं। बस एक नई चीज अपन को उनसे सीख लेनी चाहिए कि अब एक लाइनर प्रश्न नहीं पूछा जाता, किसी योजना के बारे में पूछकर उसके सारे जो तत्व है उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस योजना के बारे में गलत है। अब जब आपको उस योजना के बारे में कोई भी कार्य चल रहा है, किसी प्रकार का खेल चल रहा है, कोई प्रतियोगिता संपन्न हुई है, उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान होगा, तभी आप उसका उत्तर दे पाओगे। मतलब वन लाइनर क्वेश्चन अब करंट अफेयर्स में भी नहीं पूछे जाते। तो अपन चर्चा करेंगे और अपन यह देखेंगे कि जो अपने प्रश्न है, उन प्रश्नों के पीछे जो अपन व्याख्या का अध्ययन करते हैं, उस व्याख्या पर आज से अपन थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि जब ए बे सैदे के हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन व्याख्याओं को ही ऑप्शन में सेट कर दिया जाता है। और ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि सिर्फ जो मेन मेन चीज है उसको याद कर लेते हैं और बाकी वालों को छोड़ देते हैं, और उसका प्रश्न है वो सही नहीं हो पाता है। तो देखो किस प्रकार अध्ययन करते हैं। आज एक नई तकनीक है, नई विधि से अध्ययन करते हैं कि अपन जो पीछे जो अपना कंटेंट है उस कंटेंट को थोड़ा महत्व देने वाले हैं। तो आज है 16 जुलाई, चर्चा करेंगे 16 जुलाई के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, सहकारी सेवा मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सहकार टैक्सी सेवा की शुरुआत राजस्थान में किस जिले से हुई है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां से किसकी शुरुआत की गई है? अपने भारत टैक्सी। भारत टैक्सी क्या है? यह एक सहकारिता पर आधारित एक टैक्सी है जिसमें जो ड्राइवर होता है उसके खुद की स्वामित्व की टैक्सी होती है, लेकिन वो टैक्सी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? सहकारी क्षेत्रों के द्वारा या भारत सरकार द्वारा उसको उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि जो ड्राइवर होता है वो अपनी आमदनी कर सके और जो यात्री होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस जाने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ज्यादा किराया नहीं देना पड़ता है। मतलब जो किराया होता है वो सरकार द्वारा इसका निश्चित किया हुआ होता है। तो ये जो सहकारी टैक्सी है इसकी शुरुआत राजस्थान के किस जिले में हुई है? सर्वप्रथम एक चीज अपन ने थोड़े दिन पहले पढ़ी थी कि अमित शाह जी थे, जो अपने सहकारिता मंत्री है अमित शाह जी, वो एक बार गांधीनगर गुजरात गए थे पिछले दिनों। कहां गए थे? गांधीनगर। कौन गए थे? अमित शाह, सहकारिता मंत्री है श्री अमित शाह। वो उन्होंने भारत में पहली बार जो सहकारी, जो भारत टैक्सी है, जो सहकारी टैक्सी है, उसका शुभारंभ किया था वो श्री अमित शाह ने। कहां से किया था? गांधीनगर गुजरात से, भारत में पहली बार। भारत में पहली बार सहकारी टैक्सी की शुरुआत की थी। याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कहां से की गई?
और आज का जो प्रश्न है वो है राजस्थान में कहां से की गई। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, राजस्थान में किस जिले से, जयपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से, उदयपुर से। तो राजस्थान में भारत टैक्सी की शुरुआत की गई, वो कहां से की गई, जयपुर से की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में सेट कर लेना, दिमाग में एकदम अच्छी तरह से सेट कर लेना कि भारत में जो सहकारी टैक्सी की राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत की गई वो गांधीनगर गुजरात से की गई, और राजस्थान में जो शुरुआत की गई वो अपने जयपुर से की गई थी। इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। देखो इसके बारे में जानकारी आज अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि भारत में सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत राजस्थान में जयपुर जिले से हुई। इस राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म को जून 2026 में लॉन्च किया गया था। अब जब प्रश्न पूछा जाएगा सहकारी टैक्सी का कि निम्न में से कौन सा कथन सहकारी टैक्सी के बारे में असत्य है, तो उसमें यह दे दिया जाएगा कि सहकारी टैक्सी जो राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसको जून 2026 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था ड्राइवरों को सीधा लाभ पहुंचाना और यात्रियों को किफायती सफर उपलब्ध करवाना है। क्या करवाना, यात्री है उनको कम दामों में सफर उपलब्ध करवाना। यह क्या है, तो यह सेवा सहकारिता मॉडल पर आधारित है, जहां ड्राइवर ही मालिक है, जिससे यात्रियों को ओला उबर से 15-20% सस्ती और नो सर्ज प्राइसिंग यानी कि स्थिर वाली राइड्स मिलती है। मतलब इसमें जो बाकी विभिन्न प्रकार की जो टैक्सी सुविधाएं जैसे कि ओला उबर है, तो उससे भी 15 से 20% कम दर में अपन को टैक्सी उपलब्ध हो जाती है, और इसमें दर है वो स्थिर है। माना कि अगर कभी कितनी भी ज्यादा भीड़ भाड़ हुई किसी भी इलाके में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शहर में, तो भी इसकी दरों में कभी भी वृद्धि नहीं की जाएगी। तो यह स्थिर दर वाली है। याद रखना, पूछा जाएगा क्या भारत टैक्सी स्थिर दर वाली राइड है, तो हां, भारत टैक्सी है वो एक स्थिर दर वाली राइड है, और जो ओला उबर से 15 से लेकर 20% तक क्या है, सस्ती है। फिर सेवाएं, इसमें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भारत बाइक, भारत ऑटो या केब, इकोनॉमी, सेडान और एक्सल बुक कर सकते हैं। इसमें आप बाइक भी बुक कर सकते हैं, छोटा ऑटो भी बुक कर सकते हैं, और केब भी बुक कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये पूरी जानकारी है। ये प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से अगर मैं अनुमान लगाऊं तो मेरा अनुमान सटीक बैठना चाहिए। भारत टैक्सी में से प्रश्न पूछा जाएगा तो इन लाइनों से बाहर नहीं जाने वाला है। नोट्स के रूप में आप इनको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ये देखिए, भारत टैक्सी जयपुर, ये जयपुर में प्रारंभ की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने जो केंद्र का स्वच्छ भारत मिशन है शहरी 2.0, उसके तहत प्रदेश को कचरा मुक्त और जीरो डंप साइट बनाने के लिए नगरीय निकायों में जमा कुल कितने लाख घन मीटर पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार की एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। इसमें क्या किया जा रहा है कि ज्यादातर जो कचरा है वो शहरी इलाकों में बहुत कचरा होता है, उस कचरे को इकट्ठा करके शहर के बाहर वाले किसी क्षेत्र में डाल दिया जाता है। अब डालते जाते तो एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है, किसका, कचरे का। अब उस कचरे का निस्तारण करने के लिए राजस्थान सरकार भी प्रयास कर रहा है। जीरो डंप साइट, मतलब जो डंप साइट है वहां पर जीरो कचरा होना ही नहीं चाहिए। उसके तहत राजस्थान कितने लाख घन मीटर कचरे का निस्तारण करने वाला है? 30 लाख घन मीटर, 50 लाख घन मीटर, 75 लाख घन मीटर या 80 लाख घन मीटर? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 उसके तहत राजस्थान सरकार है वो 75 लाख घन मीटर जो घन मीटर जो कचरा है उसका क्या करने वाला है, निस्तारण करने वाला है। ये तो चीज हो गई ये। अब जो चीज है जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो यहां पर है, क्या कि राजस्थान सरकार ने केंद्र के स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत प्रदेश को कचरा मुक्त और जीरो डंप साइट बनाने के लिए 310 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना शुरू की है। अब प्रश्न पूछ लिया जाएगा, राजस्थान सरकार ने जीरो डंप साइट के लिए पहली बात कितने करोड़ रुपए,
310 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना। ठीक है, याद रखना 310 करोड़ की। निकायों में जमा, इसका मुख्य उद्देश्य है कितने नगरीय निकाय? इसका मुख्य उद्देश्य है जो 152 नगरीय निकाय है। कितने? 152 जो नगरीय निकाय है, 152 जो नगरीय निकाय है, उन नगरीय निकायों में से कितना? उन नगरीय निकायों में से 75 लाख घन मीटर जो कचरा है उसका निस्तारण करना है। 75 लाख घन मीटर पुराने कचरे का निस्तारण। तो ये चीजें याद रख लेना कि राजस्थान सरकार की जीरो डंप साइट नीति के तहत 310 करोड़ रुपए की एक मेगा परियोजना है, जिसमें 152 नगरीय निकायों में से 75 लाख घन मीटर पुराने कचरे का क्या किया जाएगा? निस्तारण किया जाएगा। अब इसमें संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा? तो प्लास्टिक और जो मेटल को उनको रिसाइकल किया जाएगा, मिट्टी सड़क निर्माण में उपयोग होगी, और जो ज्वलनशील कचरा है उसे आरडीएफ बनाकर सीमेंट फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में भेजा जाएगा। जो भी ज्वलनशील कचरा है उसको सीमेंट फैक्ट्रियों में भेज दिया जाएगा। नए प्लांट कैसे होंगे? तो डंपिंग ग्राउंड्स पर आधुनिक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में कचरे के नए पहाड़ ना बने। सरकार चाहती है कि कचरे के पहाड़ ना बने। जो अपने प्राकृतिक जो पहाड़ है उनको तो खनन के रूप में कट किया जा रहा है, वो तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन कचरे के पहाड़ बड़े होते जा रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि नहीं, अब वहां पर जहां भी कचरे के पहाड़ बन रहे हैं वहां पर आधुनिक जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो लगाएंगे और उनसे इन कचरे का निस्तारण करते रहेंगे ताकि कचरे का बड़ा ढेर ना लगे। तो याद रखना, यह जीरो डंप साइट जो राजस्थान की परियोजना है, कितने रुपए की है, कितने रुपए की परियोजना है, कितने नगरीय निकाय शामिल है और कितने लाख घन मीटर पुराने कचरे का निस्तारण किया जाएगा। देख लीजिए, जीरो डंप साइट की और राजस्थान, इसमें 310 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना है। 75 लाख घन मीटर पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा 152 नगरीय निकायों में। फिर कह रहा हूं, याद कर लो, 310 75 लाख, 310 करोड़ रुपए, 75 लाख घन मीटर, 152 नगरीय निकायों को स्वच्छ शहर, हरित भविष्य और सतत विकास के तहत यह काम किया जा रहा है। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पर। हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राज्य में मातृ दर में लगभग कितने प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है? पिछले जो 2 वर्ष है ना, उनमें जो मातृ मृत्यु दर है, अगर एनीमिया के कारण कहे, उच्च रक्तचाप के कारण कहे या कुपोषण के कारण कहे, जो माताओं की मृत्यु हो रही है प्रजनन के दौरान या प्रजनन के जस्ट बाद में, तो उसमें कमी आई है पिछले 2 वर्षों में। आपको बताना है कि कितनी कमी आई है पिछले 2 वर्षों में। 10%, 15%, 25% या 35%? बताओ, पिछले 2 वर्षों में जो मातृ मृत्यु दर है उसमें लगभग कितने परसेंट की कमी दर्ज की गई है? तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 वर्षों में जो मातृ मृत्यु दर है उसमें लगभग 25%, लगभग कितनी? लगभग 25% की कमी दर्ज की गई है। कितनी? लगभग 25% की कमी दर्ज की गई है, याद रखना। इसके बारे में और जानकारी देखें तो देख लीजिए, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राज्य में मातृ मृत्यु दर में लगभग 25% की महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है। सरकारी रिपोर्ट में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान दर्ज की गई मातृ मृत्यु के आंकड़े कितने हैं पिछले 3 वर्ष में? तो अगर बात करें 2023-24 में, 2023-24 में जो मातृ मृत्यु के मामले थे वो 1000 से भी ज्यादा थे, मतलब 1100 के समथिंग थे। 1094 मामले, 1094 मामले। फिर 2024-25 आया, 2023-24, उसके बाद में 24-25 में मामला था वो मृत्यु दर का 1000 से नीचे आ गया। अब आ गया 986। कितने मामले आए? एक साल में 986 मामले आए। उसके बाद में 2025-26 में 824 मामले ही आए। मतलब पिछले 2 वर्षों में कितने परसेंट? 75% की कमी दर्ज की गई। कितनी कमी? 75% की कमी दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखने की कोशिश करना, जरूर किसी ना किसी एग्जाम में प्रश्न
पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी बहुत और जानकारी इसके बारे में कि मातृ मृत्यु के मुख्य कारण क्या है, मातृ मृत्यु दर क्यों होती है। तो जो चिकित्सा विशेषज्ञ है और जो गायनोलॉजिस्ट है, उनकी उच्च स्तरीय बैठक में प्रसूताओं की मौतों के पीछे मुख्य कारणों की पहचान की गई। पहला जो कारण है वो है गंभीर एनीमिया। क्या? गंभीर एनीमिया मतलब माताओं में खून की कमी हो जाती है। जब महिलाएं गर्भवती होती है तो उनके खून में कमी हो जाती है इसके कारण, और उच्च रक्तचाप मतलब हाई बीपी, जिससे जो यकृत है, लिवर और गुर्दा जिसे किडनी कहते हैं, वे प्रभावित हो जाते हैं उनसे। और तीसरा है प्रसवोत्तर रक्तस्राव और कुपोषण। प्रसव के बाद में ज्यादा रक्तस्राव होना और महिलाएं कुपोषण का शिकार हो जाती है, जिसके कारण ज्यादातर मृत्युएं हो रही है। ये देखिए 2 वर्ष में मात्र मृत्यु दरों में 25% की कमी दर्ज की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, ये एक पुस्तक का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है कि द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स एक पुस्तक है। आपको बताना है कि इस पुस्तक के संपादक कौन है। पुस्तक का नाम क्या है? द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स। इस पुस्तक के संपादक कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक जो अपने पहले न्यायाधीश थे गवई जी, उन गवई जी के जितने भी ऑर्डर थे, आदेश थे, उनके ऊपर यह, उनके जितने भी भाषण थे उनके बारे में लिखी गई है। तो इसके संपादक कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर एस शिव कुमार, प्रोफेसर ज्ञानेंद्र कुमार, डॉक्टर शिव कुमार या फिर नवीन कुमार पटनायक। तो मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक है, इसके संपादक है वो प्रोफेसर डॉक्टर एस शिव कुमार है। कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर एस शिव कुमार। अब इसके बारे में और जानकारी देखते हैं, तो देख लीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स पुस्तक का विमोचन किया है। प्रोफेसर एस शिव कुमार द्वारा संपादित तथा कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन का सहयोग, याद रखना सहयोग किसका था? कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन के सहयोग से थॉमसन रॉयटर्स द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, उनके जितने भी भाषण हैं, उनके जितने भी व्याख्यान हैं और उनके विचारों का क्या किया गया है? संकलन प्रस्तुत किया गया है। ये देखो नीचे अंग्रेजी में लाइन है। अपन भी कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती लेकिन कोशिश करते हैं, जरूर आएगी। आप भी कोशिश करिए कि वाइस प्रेसिडेंट श्री सीपी राधाकृष्णन रियलाइज्ड द बुक द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स एट उपराष्ट्रपति भवन टुडे। मतलब अर्थ ये ऊपर वाला सेम ही है। अगला ये देखिए इन्होंने क्या किया है, पुस्तक का विमोचन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। एक राज्य है, उसमें एक नदी है वरुणा नदी। क्या है? वरुणा नदी। उस वरुणा नदी के तट पर किसी एक शहर को बचाकर बाहर से, क्या शहर के बाहर से शहर में ज्यादा वाहन ना घुसे, वाहनों की भार संख्या को कम करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,998.32 करोड़ रुपए की कुल पूंजीगत लागत से हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल पर किस राज्य में वरुणा नदी तट और उसके रैंप लूप के साथ 6 से लेकर 4 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है 10,998.32 करोड़ रुपए की लागत का यह एक हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल पर आधारित 6 से 4 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर है। यह कहां पर बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो यह जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा यह अपने उत्तर प्रदेश में, कहां पर? यह अपने उत्तर प्रदेश में जो वरुणा नदी है उसके तट के आसपास बनाया जाएगा। तो याद रखना उत्तर प्रदेश के बारे में। और इसके बारे में जानकारी देखें तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, किस शहर में? वाराणसी नदी के पास, वाराणसी शहर के पास में कौन सी नदी? वरुणा नदी। तो वाराणसी शहर में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए वरुणा नदी के किनारे NH 31 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ने वाले 43.218 किलोमीटर, मतलब लगभग
सवा 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर ले लो। 43 किलोमीटर के लिंक कनेक्टर कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है। याद रखना, किस शहर में भीड़ भाड़ कम करने के लिए? वाराणसी शहर में भीड़ भाड़ करने के लिए। कितना किलोमीटर लंबा है? 43 किलोमीटर लंबा है। NH 31 और वाराणसी जो रिंग रोड है उसको जोड़ने का काम है करेगा। फिर इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल के तहत 10,998 करोड़ रुपए की कुल पूंजीगत लागत पर कार्यान्वित करेगा। इसमें 4,565 करोड़ रुपए है वो तो सिविल कंस्ट्रक्शन लागत में लग जाएंगे और 934 करोड़ रुपए है वो जमीन अधिग्रहण करने में लग जाएंगे। तो याद रखना इसके बारे में, ये कहां पर? वाराणसी शहर में भीड़ भाड़ कम करने के लिए बनाया जा रहा है। किस शहर में? वाराणसी शहर में। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की थोक मूल्य सूचकांक जो WPI है उस पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति जून 2026 में बढ़कर कितनी हो गई है? कितनी हो गई? नहीं है, हो गई है। तो भारत की जो थोक मूल्य सूचकांक है WPI, उस पर आधारित जो वार्षिक मुद्रास्फीति है वो जून 2026 में थोड़ी बढ़ी है। आप बताओ वो बढ़कर कितनी हो गई है? 9.87, 11.05, 15.88 या 20.34? तो मैं आपको बता दूं कि भारत की जो मुद्रास्फीति है वो जून 2026 में बढ़कर 9.87 हो गई। कितनी हो गई है? 9.87 हो गई है। इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 9.87% हो गई है भारत की मुद्रास्फीति। और जानकारी देख लीजिए कि भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति है वो जून 2026 में बढ़कर 9.87 अंतिम हो गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह वृद्धि क्यों हुई है? तो यह मुख्य रूप से जो खाद्य वस्तुएं हैं, जो मिनरल ऑयल मतलब जो पेट्रोलियम है, और जो बेसिक मेटल और जो केमिकल उत्पाद है, उनकी कीमतों में उछाल के कारण हुई है। अब ये जो थोक मूल्य सूचकांक है उसमें ये वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि अपन को पता है कि भारत में प्रत्येक चीजें कितनी महंगी हो रही है। प्रत्येक चीज, अगर अपन बाजार में कोई भी चीज लाने जाए तो उसके भाव लगभग 25 से 30% तक बढ़ गए हैं। मतलब जो चीज पहले मान लीजिए आप 100 रुपए की थी वो आज के समय में 130 की हो गई है। जो 1000 की है वो 1300 से लेकर 1500 रुपए तक की हो गई है। मतलब जितने भी खाद्य सामग्री है, जितने भी मिनरल ऑयल है, जितने भी बेसिक धातुएं हैं, जितने भी केमिकल उत्पाद हैं, उन सब में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। उसके कारण जो मुद्रास्फीति है वो 9.87 हो गई है। अब इसमें देखो कि जो जून 2026 के ताजा आंकड़े हैं, जून 2000, हाँ, तो इसमें देखो कि जो अपने जून 2026 के ताजा आंकड़े हैं उनके प्रमुख बिंदु क्या है? तो उसमें जो थोक मुद्रास्फीति है वो मई 2026 में कितनी थी? 9.68% थी और अब कितनी हो गई है जून में? 9.87% हो गई है। 9.68 थी और बढ़कर कितनी हो गई है? 9.87% हो गई है। फिर जो ऑल कमोडिटीज इंडेक्स था जो 110.2 था, 2 हो गया है। मई में कितना था? 109.9। जो मई में 109.9 था ऑल कमोडिटीज इंडेक्स, वो अभी जून में बढ़कर कितना हो गया था? 110.2। मतलब दोनों में क्या दर्ज की गई है? दोनों में जो वृद्धि है वो दोनों में वृद्धि दर्ज की गई है। फिर देखिए महत्वपूर्ण बदलाव क्या किया गया 2026 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना कि थोक महंगाई को अधिक सटीक बनाने के लिए, कि थोक महंगाई है उसको सटीक बनाओ, आंकड़े हैं वो एकदम सटीक एकत्रित करो। उसके लिए जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है और द्वारा जो WPI है उसका आधार वर्ष है, मतलब WPI मतलब थोक महंगाई, उसका आधार वर्ष है वो बदलकर 2022-23 कर दिया गया। उसका आधार वर्ष क्या कर दिया गया? 2022-23। मतलब 2022-23 में चीजों के क्या भाव थे, वर्तमान में क्या भाव है। इस नई श्रृंखला में वस्तुओं की संख्या, पहले वस्तुएं कितनी शामिल थी? पहले 697 वस्तुओं को ही उसमें शामिल किया जाता था। उन 697 वस्तुओं की लागत मूल्य को, उसके रुपयों को देखा जाता था। लेकिन वर्तमान में उसमें वस्तुओं की संख्या कर दी है वो 957 कर दी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो अपनी थोक मूल्य सूचकांक है
उसमें 697 से बढ़ाकर वस्तुओं की संख्या कितनी कर दी गई है? तो 957 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 957 कर दी गई। और आधार वर्ष कौन सा कर दिया है? 2022-23। फिर मुख्य घटक समूह की मुद्रास्फीति दर, मुख्य कौन कौन सी चीजें? अगर मैं ईंधन और बिजली की बात करूं तो उसमें 27.41%, और अगर विनिर्मित उत्पाद की बात करूं तो उसमें 7.48% की वृद्धि दर्ज की गई। तो याद रखना इसके बारे में, मुद्रास्फीति दर के बारे में। फिर देखो खुदरा के बाद अब थोक महंगाई भी बढ़ी। जून 2026 में 9.87% हो गई, मई 2026 में जो 9.68% थी। इसमें कौन कौन सी चीजें देख लीजिए, लिखा है कि जागो इंडिया जागो में तेजी का असर, ये विभिन्न प्रकार की चीजें हैं वो क्या है? महंगी मिल रही है। अगला क्वेश्चन, 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, हाल ही में वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने देश की पहली सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? वह कौन सा राज्य है जिसने देश की पहली, याद रखना, देश की पहली सरकारी, मैं निजी या प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक शब्द पर फोकस करना, कि देश की पहली सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा किसने की है? केरल ने, कर्नाटक ने, आंध्र प्रदेश ने या गुजरात ने? तो देश की पहली सरकारी एआई यूनिवर्सिटी, एआई यूनिवर्सिटी, देश की पहली सरकारी एआई यूनिवर्सिटी है, वो कहां पर? वो अपने बेंगलुरु में। कहां पर? वो अपने बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहां पर स्थापित की जाएगी। कहां पर? बेंगलुरु, कर्नाटक में। किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो दूसरा कर्नाटक है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में देश की पहली सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। इस यूनिवर्सिटी को एक समर्पित एआई हब के साथ विकसित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को विश्व स्तरीय एआई तकनीक में प्रशिक्षित करना और स्टार्टअप व रिसर्च को बढ़ावा देना। जो एआई की तकनीक है उसमें छात्रों को दक्ष करने के लिए इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटी है उसको स्थापित किया जा रहा है। स्थान कहां पर? तो यह अपने जो बेंगलुरु कर्नाटक है उसमें लगभग 100 एकड़ इसका परिसर होगा, जिसमें यह चीज और इंपॉर्टेंट है, इसमें कक्षा 6 से, कहां से? कक्षा 6 से एआई की शिक्षा है वो शुरू हो जाएगी। अगर इसमें ऑप्शन वाला प्रश्न बनता है तो उसमें कौन कौन से बन सकते हैं कि कहां पर स्थापित की गई है, कितने एकड़ में, या फिर कितनी कक्षा से शुरू की गई है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और है, सरकारी की बात कर ली, सर प्राइवेट की बताओ, तो इसके अलावा भारत की जो पहली निजी एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई है, उसका नाम क्या है यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, जो निजी स्वामित्व की है, वो कहां पर है? महाराष्ट्र के जो कर्जत नामक स्थान है मुंबई में, वहां पर स्थित है निजी क्षेत्र की देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। तो इसके बारे में भी जानकारी रखना, और सरकारी क्षेत्र की है उसके बारे में भी जानकारी रखना। देख लीजिए, कर्नाटक में बनेगा भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय, एआई नवाचार का वैश्विक केंद्र बनेगा कर्नाटक। यहां पर जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है डॉक्टर के शिव कुमार, वो क्या कहते हैं कि एआई आज की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति है, और कर्नाटक का लक्ष्य दुनिया के अग्रणी जिम्मेदार एआई केंद्रों में अपनी जगह बनाना है। तो देखिए, इसमें विश्व स्तरीय एआई विशेषज्ञ तैयार होंगे, उन्नत शोध और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग है वो मजबूत होगा, और नई एआई तकनीकों और समाधानों के विकास को गति मिलेगी। ये इस प्रकार के फायदे इससे होने वाले। 8वां क्वेश्चन, जो खोजी आदमी होती है, खोजबीन करने वाले होते हैं, मतलब जुगाड़ू आदमी होते हैं, वो कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं। तो हाल ही में ऐसे ही कुछ खोजी वैज्ञानिकों के द्वारा भारत में कोई नई मधुमक्खी खोजी गई है। मतलब वो खोजते खोजते कहीं पर जा रहे थे और देखा कि एक अकेली मधुमक्खी बैठी थी। उसको पूछा कि तुम क्या क्या बात है अकेली? तो उसने कहा कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे से थोड़ी एक अलग मधुमक्खी और है, वो भी अकेली बैठती है। मतलब तुम दोनों अकेली रहती हो, झुंड में नहीं रहती हो? नहीं। तो झुंड में, अरे क्या झुंड में तो गीदड़ रहते हैं, शेर तो अकेला रहता है। तो हाल ही में क्या किया गया है
किस राज्य की जो सियांग घाटी है वहां पर अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट के जो वैज्ञानिक है उन्होंने मधुमक्खियों की दो नई प्रजातियां खोजी है। मधुमक्खियों की दो नई प्रजातियां किसने खोजी है? अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट है, उसने कहां पर? सियांग घाटी में। कितनी प्रजातियां? दो प्रजातियां खोजी है। अब दो प्रजातियों के बारे में जानकारी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब प्रश्न तो यह है कि यह सियांग घाटी कहां पर है? सियांग घाटी कहां पर है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में या सिक्किम में? तो ये जो सियांग घाटी है वो अपने अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और वहां पर मधुमक्खियों की दो नई प्रजातियां खोजी गई है। देख लीजिए उनके नाम और क्या है उनकी विशेषता। तो देख लीजिए, ये दुर्लभ, ये पूरी की अपन ऊपर पढ़ लिया था, वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों की दो नई प्रजातियां खोजी है। ये दुर्लभ एकाकी जो सोलिटरी मधुमक्खियां हैं जो कॉलोनियों में नहीं रहती बल्कि अकेले अपना घोंसला बनाती है, ये क्या है? ये सोलिटरी मधुमक्खियां। सोलिटरी मतलब एकांकी, एकांकी मतलब जो अकेली रहती है, कॉलोनियों में नहीं रहती है बल्कि अकेले अपना घोंसला बनाती है। दोनों के नाम क्या है? एक तो है एला प्रोपोडा ट्रायंगुलाटा, अच्छा नाम है, काफी बड़ा नाम है। क्या है? एला प्रोपोडा ट्रायंगुलाटा। और एक है हेब्रोपोडा एडी। दोनों के नाम है। अब दोनों के नाम क्यों रखे गए? क्योंकि एक जो प्रजाति है उसका नाम, इसके पेट के ऊपर एक त्रिकोणीय निशान है। क्या है? उसके पेट के ऊपर एक त्रिकोणीय निशान है और त्रिकोण को ट्रायंगल कहते हैं, तो उसके हिसाब से रख लिया एलाप्रोपोडा ट्रायंगुलाटा। और एक है हेब्रोपोडा एडी। अब ये एडी क्या है? तो इस प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश में एक आदिवासी समुदाय है आदि, उसके सम्मान में रखा गया है जो इस क्षेत्र में निवास करते। तो दोनों के नाम याद रख लेना। ये अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में खोजी गई प्रजातियां हैं, एलाप्रोपोडा ट्रायंगुलाटा और हेब्रोपोडा एडी। क्या है? दो मधुमक्खियों की प्रजातियां हैं। इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। इन दोनों के बारे में जानकारी, नाम क्यों रखा गया, कहां पर खोजी गई, किसने खोजी, विशेषता क्या है, ये सब चीजें याद रख लेना। अब ये सब चीजें याद रखने के बाद में भी अगर प्रश्न बाहर से आए तो उसकी गारंटी अपनी है, क्योंकि ये याद करने के बाद में प्रश्न बाहर से आएंगे नहीं। ये देख लीजिए, टू न्यू सोलिटरी बी स्पीशीज डिस्कवर्ड इन ए अरुणाचल प्रदेश। इन अरुणाचल प्रदेश में ये दो प्रकार की प्रजातियां खोजी गई है। दो प्रकार की प्रजातियां, मधुमक्खियों की दो नई प्रजातियां हैं वो खोजी गई है। आज का अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान और किस राज्य के बीच में भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण कॉरिडोर बनाया जा रहा है? भारत और मतलब राजस्थान और किस राज्य के बीच में क्या बनाया जा रहा है? चीता के संरक्षण का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मतलब चीते यहां से वहां जाएंगे, यहां से वहां आएंगे, एकदम स्वतंत्र विचरण करेंगे। वाह, मतलब किसके लिए सुविधा? वन्य जीवों के लिए शिक्षा, एक सुविधा बनाई जा रही है, चीता संरक्षण कॉरिडोर। वो किसके बीच में? वो राजस्थान और किस राज्य के बीच में? उत्तर प्रदेश में, गुजरात, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो देखो, चीते ज्यादातर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है जो अपना मध्य प्रदेश में, वहां पर पाए जाते हैं। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में यह एक चीता संरक्षण कॉरिडोर बनाया जा रहा है। किसके बीच में? अपने राजस्थान और किसके बीच में? मध्य प्रदेश के बीच में। हालांकि ये दोनों दूर नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से टच है। तो इन दोनों के बीच में क्या बनाया जा रहा है? चीता संरक्षण कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसकी जानकारी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो जानकारी है ना, इसकी जो जानकारी है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण कॉरिडोर बनाया जा रहा है। लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर, कितना? लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश का जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान और जो गांधी सागर अभ्यारण्य है उसको राजस्थान का जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है उससे जोड़ने का काम करेगा। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा, किन दो राज्यों के बीच में है, कितने वर्ग किलोमीटर में? तो 17,000 वर्ग किलोमीटर में। किन को जोड़ने का काम करेगा? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य को राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ने का काम करेगा। आगे इसके बारे में और जानकारी तो देख लीजिए, इस संयुक्त वन्य जीव कॉरिडोर से जुड़ी कुछ मुख्य बातें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आखिरकार यह कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है? तो यह गलियारा चीतों
को संरक्षित क्षेत्रों के बीच स्वाभाविक और निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। जो चीते हैं उनको, जो ये सुरक्षित क्षेत्र है उनके बीच में ये आराम से आ जा सकते हैं, इसके लिए ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल है ये भी इंपॉर्टेंट है। इस परियोजना में राजस्थान के कुल 7 जिले, कितने जिले? 7 जिले शामिल है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और चित्तौड़गढ़। मतलब अगर मैं हाड़ौती के जिले देखूं तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, 4 तो ये हो गए, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ऊपर से देखूं तो करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़। आराम से याद कर लो, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़, ये 7 जिले शामिल है। सहयोग इस महत्वाकांक्षी योजना को जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है और जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है उसका तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त है। इसका विस्तार कहां किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाएगा ना तो ये विस्तार 101% पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा जाए तो मैं यहीं पर बैठा हूं। अगर इस योजना के बारे में, ये जो कॉरिडोर है इसके बारे में प्रश्न आएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में चीजें पूछी जाएगी कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो उसमें ये 101% पूछा जाएगा कि भविष्य में उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर के वन क्षेत्रों को भी इस गलियारे का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव है। मतलब ये प्रस्ताव है कि जो उत्तर प्रदेश का झांसी और जो ललितपुर नाम के वन क्षेत्र है उनको भी इसमें क्या कर लिया जाए, कॉरिडोर में शामिल कर लिया जाए। तो इसके बारे में ये जानकारियां हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। फिर वो है राजस्थान सरकार की पंचगौरव योजना के तहत जयपुर जिले का, किस जिले का? जयपुर जिले का कौन सा खेल चुना गया है? जो पंचगौरव योजना है जिसमें अपन को पता है कि प्रत्येक जिले से क्या लिया जाता है, एक उत्पाद, एक उपज, एक खेल, एक पर्यटन स्थल और उसी जिले का एक वनस्पति। इन 5 तत्वों को लिया जाता है और जो योजना बनाई गई थी उसका नाम था पंचगौरव योजना। इसके तहत आपको बताना है कि जयपुर जिले का कौन सा खेल है। तो इसमें जो जयपुर जिले का खेल चुना गया है वो कबड्डी चुना गया है। क्या चुना गया है? जयपुर जिले के जो लोग हैं वो काफी हट्टे कट्टे और कबड्डी में काफी अग्रणी है, तो इसके लिए पंचगौरव योजना, जयपुर जिले का खेल कबड्डी। अब अन्य चीजें कौन कौन सी है जयपुर जिले की, तो देखिए इसमें एक उपज के तहत आंवला, जो विशेषकर चौमू क्षेत्र के मुख्य कृषि उपज के रूप में चुना गया है, जिससे मुरब्बा, अचार और अन्य खाद्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो एक उपज में क्या लिया जाता है? आंवला। फिर है एक वनस्पति, इसमें अगर बात करें तो जो खेजड़ी है उसको वनस्पति के तौर पर जयपुर से लिया जा रहा है। और एक पर्यटन स्थल में जयपुर का जो आमेर का किला है उसको पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। और फिर एक खेल की बात करें तो युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए कबड्डी को चुना गया है। तो इस प्रकार आज अपन ने जो पंचगौरव योजना है उस पंचगौरव योजना में जयपुर जिले के बारे में चर्चा की है। अपन हमेशा किसी एक जिले को लेकर चलते हैं और उसमें पंचगौरव योजना में कौन कौन सी 5 चीजों को शामिल किया जाता है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास थी करंट अफेयर्स की वो यहीं पर समाप्त होती है। ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास को शेयर करिए और साथ में नोट्स बनाते रहिए ताकि आप उनका टाइम से रिवीजन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।